Hello dear students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we have discussed about temples, जिसमें हमने टेम्पल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा. आज हम बात करेंगे कुछ अपने लास्ट टॉपिक की जो इस चैप्टर का है, दैट इज़ ग्रैपलिंग विद द अनफैमिलियर. तो पहले जो यूरोपियंस हुआ करते थे या यूरोपियन स्कॉलर्स हुआ करते थे, उन्होंने हमारी हिस्ट्री में जितने भी स्कल्पचर्स ढूंढे या पाए, वो स्कल्पचर्स जो थे मेनली एनिमल्स के हुआ करते थे, बर्ड्स के हुआ करते थे. तो ऐसे कुछ स्कल्पचर्स हुआ करते थे जिनकी वजह से उन्हें जो हमारी हिस्ट्री थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, एक कॉमन सी लगती थी. और जो उन्होंने अपने ग्रीक कल्चर में भी स्कल्पचर्स देखे थे वो ह्यूमन बींग स्कल्पचर्स थे. लेकिन जब टेम्पल्स आए या जो टेम्पल बनने लगे और उन्होंने हमारे पुराण्स पढ़े और हमारे गॉड एंड गॉडेस के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो वो काफ़ी हॉरिबल हो गए थे, हॉरिफाइड हो गए थे, डर गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे गॉड एंड गॉडेस के स्ट्रक्चर्स देखे जिनसे वो काफ़ी डर गए थे. अगर हम बात करें विष्णु भगवान के नरसिम्हा रूप की, जिसमें उनका जो बॉडी होती है वो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी विथ लायन हेड. तो उनका जो सिर होता है वो शेर का होता है. तो इस तरह के वो स्ट्रक्चर देखने लग गए थे. और अगर हम बात करें गणेश जी की, तो ह्यूमन बॉडी विद एलिफेंट फेस, इस तरह के स्ट्रक्चर जो थे वो यूरोपियन स्कॉलर्स को या आर्कियोलॉजिस्ट को मिलने लग गए थे और वो काफ़ी हॉरिफाइड हो गए थे, प्लस वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो गए थे. यानी उन्हें काफ़ी अमेजिंग लगा था ये स्ट्रक्चर्स, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं हुआ था. जैसे गौतम बुद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध की जो मेडिटेशन स्ट्रक्चर था या उनके जो पोस्चर्स थे जो उन्होंने स्तूप में देखे वो भी काफ़ी अमेजिंग थे. तो उन्हें वो काफ़ी अमेजिंग लगे, काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी लूट करनी शुरू कर दी और वो हमारी हिस्ट्री को अपनी कंट्री में डेकोर आइटम की तरह यूज़ करने लग गए थे. तो ये हम सारी बातें कर चुके हैं. तो इसमें हम पढ़ेंगे जो यूरोपियन स्कॉलर्स ने जब ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया था. क्या नहीं आया था? उन्हें काफ़ी अनफैमिलियर लगी थी ये सारी चीज़ें. तो यूरोपियंस कांट अंडरस्टैंड गॉड एंड गॉडेस स्कल्पचर्स. तो उन्हें हमारे स्कल्पचर्स के बारे में समझ ही नहीं आया. ठीक है. कई बार तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हुआ करते थे कि वो क्या हो जाते थे, दे बिकेम हॉरिफाइड. वो डर जाते थे और उन्हें ये सारा कुछ काफ़ी हॉरिबल लगता था. और ये अनकम्पेयर्ड थे, बिल्कुल अनकम्पेयर्ड विद ग्रीक स्कल्पचर्स. यानी आज तक उन्होंने ग्रीक स्कल्पचर्स में ह्यूमन स्कल्पचर्स को ही देखा, और अगर इंडियन स्कल्पचर्स में भी उन्होंने देखा तो एनिमल्स और बर्ड्स ही देखे. ये पहले स्कल्पचर्स उन्हें मिले थे जो काफ़ी फैसिनेटिंग लगे थे, काफ़ी अट्रैक्टिव लगे थे. तो इसी वजह से उन्होंने जो इंडियन स्कल्पचर्स थे उन्हें इन्फीरियर कहना शुरू कर दिया था. क्या कहना शुरू कर दिया था? इन्फीरियर कहना शुरू कर दिया था. दे कंसिडर्ड देम एज इन्फीरियर्स. तो इस वजह से कुछ ग्रैपलिंग हो गई थी विद अनफैमिलियर. यानी उन्हें ये स्कल्पचर्स थे वो काफ़ी अनफैमिलियर लगने लग गए थे. लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने इनके बारे में पढ़ा तो उन्हें जो इंडियन आर्ट थी वो काफ़ी अमेजिंग लगी, काफ़ी बेस्ट एग्जांपल्स लगे थे, जिस वजह से जो इंडियन आर्ट थी या इंडियन स्कल्पचर्स थे वो काफ़ी फैसिनेटिंग लगे थे. और उस वजह से उन्होंने इनके बारे में स्टडी करनी शुरू कर दी थी. और फिर ये क्या करते थे, अनफैमिलियर चीज़ें से को फैमिलियर कर लेते थे. यानी जिनसे उन्हें सेंस नहीं मिल रही थी उनसे वो सेंस निकालने लग गए थे. तो दो प्लेसेस की बात की गई है, तक्षशिला एंड पेशावर में, जहाँ पे इंडो ग्रीक रूलर्स रहा करते थे, जिन्होंने इस इमेजेस को काफ़ी क्लोजर स्टैचूज कहा था ग्रीक स्टैचू से. यानी एक ह्यूमन स्टैचू के ऊपर एक एनिमल का फेस होना, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ह्यूमन का ही था लेकिन फेस क्या था, एनिमल का था. तो काफ़ी उन्होंने उसे
फैमिलियर कहना शुरू कर दिया था, यानी धीरे धीरे पहले तो उन्हें वो हॉरिफाइड लगने लगा, अनकम्पेयर लगने लगा और काफ़ी इन्फीरियर आइटम्स लगने लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अनफैमिलियर चीज़ों को फैमिलियर बनाना शुरू कर दिया था, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उन्हें ये सारा कुछ काफ़ी फैसिनेटिंग लगा था। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ इफ़ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच। अगर टेक्स्ट और इमेज जो थी वो मैच नहीं करती थी तब वो क्या करते थे। हमने पहले भी बात की थी कि जो स्कल्पचर उन्हें मिल जाता था तो उस स्कल्पचर को समझने के लिए वो उससे रिलेटेड टेक्स्ट को उठाया करते थे और फिर उनका कंपैरिजन करके उनसे एक स्टोरी को समझा करते थे। लेकिन अब क्या है, अगर टेक्स्ट और इमेज जो है वो आपस में मैच ही ना करें तो वो किस हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया करते थे, इसके बारे में हम बात करेंगे और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल दिया गया आपकी बुक में वो क्या दिया गया, तमिलनाडु का महाबलीपुरम। तमिलनाडु का महाबलीपुरम। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ था, जब डिपिक्शन की गई थी तो जो टेक्स्ट और जो इमेज था वो काफ़ी मैच नहीं कर रहा था, तो डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने या डिफरेंट हिस्टोरियंस ने पुराण्स को पढ़ के उसे डिफरेंट तरीके से क्या करना शुरू कर दिया था, इंटरप्रिटेट करना शुरू कर दिया था। मैं आपको इमेज के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगी कि कैसे उन्होंने इंटरप्रिटेशन की इसकी। तो ये स्कल्पचर है जो महाबलीपुरम में बनाया गया है और इस स्कल्पचर को देख के 2 इंटरप्रिटेशन सामने आई थी, यानी जो टेक्स्ट थे और जो इमेज थी वो मैच नहीं कर रही थी, तो डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट या डिफरेंट हिस्टोरियंस ने अपनी इंटरप्रिटेशंस बना दी थी। तो वो 2 इंटरप्रिटेशन सामने आई थी, वो इंटरप्रिटेशंस क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखो, ये स्कल्पचर जो है एक ये हो गया और एक ये, और ये बीच में थोड़ा सा इनके गैप है जिसे क्लेफ्ट कहा गया है। क्या कहा गया है, क्लेफ्ट कहा गया है। तो कुछ एक आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि ऐसे लग रहा है कि यहाँ से क्या हो रही है, रिवर गंगा अराइज हो रही है। ऐसे क्या हो रही है, यहाँ से हेवन से रिवर गंगा अराइज हो रही है। तो एक तो जो थी ओपिनियन ये था, इंटरप्रिटेशन ये था जो ये बताती थी, यानी कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने या हिस्टोरियंस ने ऐसा फील किया कि दिस इज़ द डिसेंडेंट ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हेवन, यानी ऐसे लग रहा है जैसे हेवन से गंगा निकल रही है। और दूसरों ने यानी कुछ एक ने ये कहा कि महाभारत को के एक सीन को ये डिपिक्ट कर रहा है, और वो सीन कौन सा था, जब अर्जुन ने भगवान से क्या मांगे थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन्स मांगे थे, और उन्होंने रिवर बैंक पे यानी गंगा रिवर बैंक पे क्या की थी, पेनेंस की थी। पेनेंस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पेनेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी गलतियों को भगवान के आगे कन्फेस करते हैं। तो ऐसी जो प्रोसेस हम करते हैं उसे पेनेंस कहा जाता है। तो अर्जुन ने क्या किया था, पेनेंस किया था गंगा रिवर के बैंक पे बैठ के, ताकि उन्हें जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्म्स मिल सके। वो पेनेंस कौन सा था, कौन सी गलती थी, वो गलती वो थी कि जो उनकी वजह से द्रौपदी को ह्यूमिलेशन फील होने लगी थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चौसर गेम, जिसके बारे में हम अपने महाभारत चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चौसर गेम के टाइम पीरियड में जब उन्हें उनकी वजह से द्रौपदी को ह्यूमिलेशन फील हुई थी, तो उसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने रिवर बैंक पे यानी गंगा के बैंक पे क्या किया था, पेनेंस किया था, और उन्होंने डिमांड की थी यानी रिक्वेस्ट की थी भगवान से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेपन्स एक्वायर करने के लिए, ताकि जिनकी वजह से द्रौपदी को ह्यूमिलेशन फील हुई उनसे वो रिपेंट कर सकें या बदला ले सकें। तो यहाँ आपका जो ये चैप्टर है वो काफ़ी फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में हमने स्तूपास के बारे में पढ़ा, सांची के स्तूप्स, अमरावती के बारे में पढ़ा, एंड फिर हमने पुराण्स के बारे में पढ़ा, हिंदुज़म के बारे में पढ़ा, वहाँ के गॉड एंड गॉडेस के बारे में पढ़ा। देन हमने ये भी पढ़ा कि वैष्णविज़म एंड शैविज़म एक्सपेंड होने लग गया था। फिर हमने टेम्पल्स की बात की, टेम्पल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि जो पहले वो स्क्वायर टाइप हुआ करता था, फिर उसके ऊपर एक कॉन शेप स्ट्रक्चर बनाने लगे जिसे शिखर कहा जाता था। फिर उसमें ग्रेजुअली फीचर्स ऐड कर दिए गए थे, हॉल ऐड कर दिया गया था, दीवारें सजा दी गई थी स्कल्पचर्स पे, तो केव्स बना दिए थे, ऐसे कुछ फीचर्स की बात की थी। तो यहाँ आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट पार्ट को शुरू करेंगे जो हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो टिल देन आप अपना ये जो टॉपिक है वो कवर कर लें इस बुक से। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट ऑफ बुक इन आवर
further lecture. Till then, take care, don't forget to pray, and thank you.